So I'll start. Yes. Okay. Namaste and welcome everyone. Today we have a very special guest, a name synonymous with constitutional literacy, civic responsibility, and the art of transforming legal philosophy into lived experiences. Joining us is Mr. Rajiv Sharma, senior advocate at Jharkhand High Court with nearly 50 years of practice experience in civil, criminal, land revenue, constitutional writ matters, etc. Beyond the courtroom, Sir is also known for something far more profound, and that is bringing Constitution directly into our hearts through his lectures, books, and civic education as well. His remarkable book, The Constitution of India, Preamble, Our First Promise, Nationhood and Brotherhood, has touched thousands of students across Jharkhand and beyond. So today's conversation is basically focused on how the Constitution is not just a document, but a way of life. So thank you so much, sir. Thank you for accepting my invitation. And we will be focusing more on the way how we can bring Constitution to our society and to each and every individual, including the students, people like us, everyone beyond. So thank you so much for accepting our invitation. So, sir, my first question to you is that you have always mentioned, आपने हमेशा अपने speech, अपने lectures में बोला है that Constitution is a spiritual compass, and you have always told that this is related to spirituality. This is something जो कि सारे commoners, सारे society को समझना चाहिए. This is how even the courtroom should function. I just wanted to know your thoughts about it, that how you bring this philosophy into real life, how we can use it into our real life. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि मुझे आमंत्रित किया गया और आज मैं 140 करोड़ जो भारत के लोग हैं उनको एड्रेस करने का हमको मौका मिल रहा है. तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 26 नवंबर 1949 इससे बड़ा दिन नहीं है हमारे भारत, आजाद भारत के लिए. शायद ये दिन 14 अगस्त 1947 जिस दिन आजादी मिली हम लोगों को और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, शायद ये आप लोग विचार करेंगे इस पर, इन दोनों तिथियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और जिसको यथार्थ में लाने की जरूरत है, जिसको हर व्यक्ति और हर नागरिक को जानने की जरूरत है, 26 नवंबर 1949 की तिथि, क्योंकि ये तिथि जो है वो संविधान दिवस की तिथि है. और संविधान दिवस का मतलब हुआ कि हमारी प्रतिज्ञाएं उस दिन हम भारत के लोगों ने अपने देश के समक्ष अपनी आजादी हासिल करने के बाद बड़ी मुश्किल से करीब 3.25 साल लगाकर सतत प्रयास करके एक संविधान को बनाया. संविधान बनाने के बाद और संविधान बनाने में सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए क्या थी? वो थी क्योंकि भारत में अनेकता में एकता हमेशा देखी गई है. ये हमारा इतिहास रहा है, ये प्राचीन भारत रहा है. प्राचीन भारत का चिंतन भी अनेकता में एकता की बात करता है. और हमारे ऋषि मुनि आज 5000 साल पहले उन्होंने मेडिटेशन करके, ध्यान करके, आज नासा भी जो है वो भी आश्चर्यचकित होता है कि भारत के ऋषि मुनि आज 5000 साल पहले ओम शब्द का उच्चारण कहां से सीख लिए, कहां से उनको मिल गया. नासा ने बड़ा प्रयास करके ओम का उच्चारण जो वायुमंडल में व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, उसको कैच किया है नासा ने. लेकिन नासा की अभिव्यक्ति ऐसी है कि उन लोगों को आश्चर्य है कि ये भारत के ऋषि मुनि यहाँ के 5000 साल पहले ही ओम का उच्चारण
उन लोगों ने कहां से सुन लिया जो आम एक जो मानव संरचना है उसमें ये कान सुन नहीं सकता है उस वायुमंडल में, लेकिन वो व्याप्त है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा संविधान जो बना, अनेकता में एकता, जब अनेकता में एकता की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा चिंतन है। और पालकी वाला ने भी उनकी एक किताब है आज का भारत, उसमें उनके बहुत सी उक्तियां संकलित की गई हैं। तो मैं भी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बड़ा जोर देकर इस बात को कहा कि भारत जैसा देश नहीं, भारत के जैसे लोग नहीं, और भारत के जैसा चिंतन नहीं। तो चिंतन क्या? चिंतन उन्होंने बताया कि इस बात को हम लोग हर नागरिक जाने। हमारा सबसे बड़ा चिंतन ऋषि मुनियों का 5000 साल से, और इसलिए भारत आज भी जीवंत है, लाइवली है। हजारों साल गुलाम रहने के बावजूद भी बहुत प्रयास किया गया कि इनके सनातन को, और सनातन माने कुछ नहीं, हिंदुइज्म मतलब हुआ अनेकता में एकता। और हिंदुइज्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1966 में 5 जज बैठकर पूरा रिसर्च करके उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन लाइक अदर रिलीजन्स, क्योंकि यहाँ बॉन्डेज नहीं है किसी को, यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है। यहाँ जिस तरह से वो भगवान को अप्रोच करना चाहे, जिसको भी मानना चाहे, कहीं कोई मनाही नहीं है, स्वच्छंद है, आजाद है, बंधन मुक्त है। और हिंदुइज्म के बारे में कहा कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो भारत जब हमारा बना, भारत आजादी मिली, तो संविधान भी हमारा, वो हमारे प्राचीन जो चिंतन है, क्योंकि भारत की भूमि एक अकेले की नहीं है, अनेकों की है, और अनेक यहाँ हमेशा रहते आए हैं, और हम सब भारतीय हैं। इसलिए अंबेडकर भी बार बार इस बात को बोल रहे थे कि वी आर इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, शुरू से अंत तक हम भारतीय हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि संविधान दिवस पर हम बात कर रहे हैं। संविधान दिवस की जो तिथि है, इस तिथि को हम ना भूलें। क्यों? क्योंकि वो उस दिन संविधान बनकर कंप्लीट हुआ 25 नवंबर को, और 26 नवंबर को हम भारत के लोगों ने संविधान को, जैसे गुरु ग्रंथ को अपने माथे पर लोग रख लेते हैं कि अब, क्योंकि उसमें अनेकता में एकता की बातें हैं, तो ये प्रतिज्ञा फिर हम लोगों ने की। तो संविधान के अंदर प्रियम्बल है, जिसको हिंदी में उद्देशिका बोलते हैं। माने उद्देश्य क्या है हमारा? संविधान का उद्देश्य क्या है? भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं और कैसा बनाएंगे, इसके लिए हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक 70 साल हो गया, 75 साल हो गए आजादी को, किसी को मालूम नहीं है कि हम लोगों ने भी कोई प्रतिज्ञा की है 26 नवंबर को 1949 को। तो जब प्रतिज्ञा नहीं मालूम होगी तो एक नागरिक कैसे बनेगा? इसलिए मैं समझता हूं, और हमको यहाँ पर याद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर 1980 का संविधान को जब आत्म अर्पित करने के एक दिन पहले, यानी 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर कंप्लीट हुआ, तो फेयरवेल एड्रेस हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम लोग की थी, उसका फेयरवेल होना था। तो फेयरवेल में फिर अंबेडकर का एड्रेस, उनका भाषण हुआ। मैं 2-4 पंक्ति, मेरे को प्रेरणा वहीं से मिली। वो फेयरवेल एड्रेस उनका 15-16 पन्ने का है, और मैं आज यहाँ से प्रत्येक नागरिक भारत,
चाहे वो वकील बने या जज बने या जो भी बने, लेकिन सही नागरिकता आएगी उसमें वो अगर फेयरवेल एड्रेस पढ़ लेगा। उसमें उन्होंने क्या व्यक्त किया? उन्होंने व्यक्त किया कि भाई हम लोग बड़े मुश्किल से किसी तरह से, जो बटा हुआ हम लोग का भारत था, क्योंकि उस समय भी ठीक आजादी के समय करीब यहाँ 550 से ज्यादा राजा रजवाड़े रहते थे और हजारों जातियों का ये देश है। तो उन्होंने कहा, अंबेडकर जी ने, कि हजारों जातियों का जो देश है वो एक कैसे रहेगा? क्योंकि एक जाति दूसरे के सब आपस में वैमनस्य रहता है। तो उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया कि और फिर कई धर्म के भी लोग हैं हमारे यहाँ, तो अनेकता में एकता की बात होती है। संविधान बना भी इसीलिए और भारत भी इसी के लिए है, भारत का चिंतन भी, और हजारों साल गुलाम रहने के बावजूद भी क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। थैंक हम यू। लोग इकबाल की वो पंक्ति याद करें। हाँ, इकबाल साहब ने, और आज उस पंक्ति, आज उस गीत को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में, जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है तो उसके बिना कंप्लीट नहीं होता हमारा वो पर्व। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? क्योंकि वो अनेकता में एकता है। और ये और फिर ये सब इकबाल साहब ने उसके अंदर कहा है। तो मैं 2-4 पंक्ति उसका मैं पेश करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। उन्होंने कहा क्या कि यूनान की सभ्यता इतनी नामी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और रूमा, तो यूनान, मिस्र और रूमा मिट गए, जहां से मिट गए। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। वो इसलिए नहीं मिटती है क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता का चिंतन है। यहाँ भारत भूमि महान है, भारत के लोग महान हैं। अब भारत के लोगों पर हमको विवेकानंद 2 लाइन याद आ रहे हैं। मैं अंबेडकर पर फिर आऊंगा 2 लाइन विवेकानंद ने कहा कि गजब है भारत के लोग रे भाई, इनके अंदर कितनी सहनशीलता है। कहा कि एक मुट्ठी अनाज भारत के लोगों को दे दो, उसी एक मुट्ठी अनाज पर समय आएगा जब तो पूरे विश्व को आंदोलित करने की शक्ति रखता है भारत के लोग। भारत के लोगों में वो शक्ति है। गरीबी गरीबी नहीं लगती। यहाँ के गरीब अंदर से बहुत अपने को धनी महसूस करते हैं, क्योंकि वैसा संतोष है जो और जगह जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भारत भूमि महान, भारत के लोग महान। तो ऐसे हैं भारत के लोग। तो हम ये कह रहे थे कि 25 नवंबर को जब उनका फेयरवेल एड्रेस हुआ तो उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कि संविधान तो हम लोगों ने बना दिया और बटे हुए भारत को बड़े मुश्किल से एक कर दिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हो गया, तो अखंड भारत को बड़े मुश्किल से एक किया गया। ये सब हो गया, लेकिन उनकी चिंता क्या थी अंबेडकर जी की? उन्होंने व्यक्त किया कि जहां हजारों जातियों का देश है, जहां इतने तरह तरह के लोग रहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं, तो जहां अनेकता है तो उसमें एकता और अखंडता कैसे आएगी? तो इसका उन्होंने निदान भी दिया। ये तभी आएगी, ये बहुत समझने की बात है जो उन्होंने समझाया।
उन्होंने कहा कि जब तक देशभक्ति नहीं आएगी, देशभक्ति जब तक एक एक व्यक्ति में नहीं व्याप्त होगी, भारत के प्रति एक गौरव का जब तक एहसास नहीं होगा हर एक नागरिक को, तो कहा कि वो ब्रदरहुड उस तरह से फिर आएगा नहीं। क्या? तो नेशनहुड और ब्रदरहुड, ये दोनों के लिए हम लोगों की प्रतिज्ञाएं हैं प्रियम्बल में। इसलिए संविधान दिवस जो मनाया जाता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि संविधान दिवस मतलब हुआ प्रतिज्ञा दिवस। इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने भारत सरकार को भी कि इस पर विचार करें और संविधान दिवस सिर्फ न बोलकर संविधान दिवस प्रतिज्ञा दिवस, प्रतिज्ञा दिवस के साथ ये अगर मनाया जाएगा तो हर एक नागरिक को प्रतिज्ञाओं का एहसास होगा। और तब संविधान जो अनेकता में एकता की जो बात कर रहा है, वो फिर प्रत्येक नागरिक उसी तरह से, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं। और फिर सनातन की जब बात आती है तो फिर मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को कोट करना चाहूंगा। हमें माफ करना, हम क्वेश्चन आपको देने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर आप एक ही आंसर में एक्चुअली आपने मेरे सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया। तो मैं वही देख रही हूँ कि किस तरह से आपने उसे फर्स्ट प्रॉमिस भी बोल दिया, किस तरह से आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचना चाहिए, एंड हाउ इट इज पॉसिबल कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपने एक्चुअली एक ही से सब कुछ रिजॉल्व कर दिया। तो सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वाइब्रेशन हमको कुछ और उत्साहित कर रहा है। धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस। तो हम ये कह रहे थे कि संविधान एक प्यार का नगमा है। संविधान एक प्यार का नगमा है, सेवा इसकी रवानी है। प्यार और सेवा, अनेकता में एकता लाना है ना रे भाई। बात तो इतनी सी है। कोई बहुत पढ़ लिख कर, हमको याद आ रहे हैं कबीर कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, नहीं तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। इसलिए पोथियों से बात नहीं बनेगी। तो हमको ऐसे ही कबीर की इस पंक्ति से भी हमको लगा कि संविधान तो एक जज्बात की बात है, जो एक अनपढ़ माँ, जिसको अनपढ़ बोलते हैं, वो जानती है, क्योंकि प्रेम और सेवा से वो भरी होती है। तो आज हर नागरिक में वो प्रेम और सेवा और सबके लिए आ जाए, इसी के लिए संविधान और यही प्रतिज्ञा हमारी। तो मैं थोड़ा सा बता रहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट समय समय पर भारत के झंडे को लहराने में बहुत मदद करते रहे हैं। हमारे सैनिक तो करते रहे हैं और उनसे हम लोग प्रेरित भी होते रहे हैं। उनको तो सलामी है मेरा नहीं, मतलब 140 करोड़ हमारी भारत के लोगों का। लेकिन आज मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने प्रतिज्ञाओं को पकड़ लिया। हम भारतीयों की प्रतिज्ञाओं को वही लोग पकड़े हुए हैं आज तक। हम लोगों को बताया नहीं गया क्या प्रतिज्ञा हमारी। हम लोगों को बताया गया होता तो बचपन से हम लोग उसी प्रतिज्ञाओं के साथ तैयार होते, और तैयार होते तो फिर जहां हम लोग स्टैट्यूटरी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो देश को सर्वोपरि मानते हुए वहीं पर न्याय कर देते। नतीजा है कि वो मुकदमेबाजी और इतना लोडेड आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लोडेड इसलिए है कि प्रतिज्ञाओं से हम वाकिफ नहीं हैं, और अपनी प्रतिज्ञाएं जो हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को की,
आज हम लोगों को उसका इल्म नहीं है। तो इसलिए मैं ये दरखास्त करूंगा भारत सरकार से भी, इस प्लेटफॉर्म से, कि वो, और सबसे अच्छी बात हमको क्या लगी कि बहुत जमाने के बाद इस बार मैं सुना कि हमको कई स्कूलों से समाचार मिला कि एनसीईआरटी के एनसीईआरटी तरफ से प्रत्येक स्कूल को कहा गया है कि वो संविधान दिवस मनावे। संविधान के बारे में लिखे। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत जमाने के बाद हो रहा है, आज तक ये सब नहीं हुआ है। पता ही नहीं चलता था किसी को कि 26 नवंबर को क्यों है और किस लिए है, ये किसी को पता नहीं चलता था। बस छोटा सा एक तो फंक्शन वहां दिल्ली में हो जाता था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते थे, प्रेसिडेंट भी रहते थे, प्राइम मिनिस्टर रहते थे। बाकी ये आम जनता तक को तो मालूम ही नहीं, आज भी नहीं मालूम है 26 नवंबर वो हमारी प्रतिज्ञा दिवस है। इसलिए शायद इससे बड़ी तिथि नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञाओं के साथ अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो अंबेडकर की वो पंक्ति जो फेयरवेल एड्रेस में उन्होंने कहा कि अगर ये जात पात से ऊपर अगर हम नहीं उठेंगे, उन्होंने डंके की चोट पर इस बात को कहा कि कास्ट आर एंटी नेशनल। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अंबेडकर जी 25 नवंबर 1949 को ही इस बात को बोल गए वो, कि भाई ये हजारों जातियों का देश है, तो ये जातियों से ऊपर कैसे उठेंगे हम, अपने वो धर्म से कैसे उठेंगे ऊपर। तो जब हम नेशनहुड और ब्रदरहुड आ जाएगा, जब हमें राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर हमारे अंदर भर जाएगी, तो ये तभी पॉसिबल है जब बचपन से। और इसलिए इसलिए हमको याद आ रहा है, एक गीत बड़ा अच्छा था, फिल्मी गीत था, फिल्मी गीतों में भी बहुत से हम लोगों के संवैधानिक उद्देश्य छिपे हुए हैं, जैसे मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो कहने का मतलब फिल्मों में भी बड़ी अच्छी अच्छी लाइन आई कि धरती कहे पुकार के, बीज बिछाले प्यार के, यही संविधान है हमारा। मेरे भाई, यही संविधान है। संविधान बहुत पढ़ने की चीज नहीं है। हाँ, पढ़ें वो जरूर, वो वकीलों के लिए पढ़ाई है, क्योंकि वकील पढ़ेंगे, पढ़कर ही तो फिर न्याय दिलाते हैं न्यायालय में। इसलिए वकीलों के लिए ठीक है, वो अध्ययन की जरूरत है, वकील सब उसमें पीएचडी भी करें, खूब तह तक जाएं। लेकिन आम आदमी को एक नागरिक बनने के लिए संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हमको याद आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने जजमेंट्स में कहा कि इट इज नॉट ए बुक। यस, our constitution of India is not a book। बल्कि हमको यहाँ पर अब याद आ रही है जस्टिस आरसी लाहोटी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी बड़ी अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए, और उनकी एक छोटी सी पुस्तक आई, प्रियम्बल पुस्तक है, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, उससे भी हमको बड़ी सीख मिली, प्रेरणा मिली, मालूम हुआ कि किताबी चीज नहीं है आम नागरिकों के लिए। लेकिन नागरिकों को तो अपना संविधान की प्रतिज्ञाओं का पालन तो करना ही होगा, क्योंकि अखंड भारत को अखंड रखना है, यही चुनौती है संविधान के सामने। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रियम्बल में, किताब में, उन्होंने आरसी लाहोटी जी ने कहा कि इट्स नॉट अ लीगल ड्राफ्ट, प्रियम्बल इज नॉट अ लीगल ड्राफ्ट। ये कोई कानूनी मतलब वो ड्राफ्ट नहीं है, किताब नहीं है। फिर कहा कि स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट है। प्रियम्बल जो हम लोगों की प्रतिज्ञाएं हैं, आज ये संविधान दिवस है, उस दिन मैं प्रतिज्ञा पर ही बात कर रहा हूं। संविधान दिवस है, हम लोगों की प्रतिज्ञाओं से हमारे बच्चे तैयार होंगे, और प्रतिज्ञाओं से तैयार करने के लिए उनके कान में लोरी
के माध्यम से मैं आज इस प्लेटफॉर्म से भारत के सारे कवियों को एक बार फिर से नतमस्तक होते हुए, मैं प्रणाम करते हुए आह्वान करता हूं कि अब जरूरत आ गई है संवैधानिक लोरियों की। तरह तरह से वो लोरियां लिखें, ताकि लोरियों के माध्यम से जब माँ अपने गोद के बच्चे के कान में लोरी डालेगी पता नहीं, हम गलत भी हो सकते हैं, आप लोग इस पर विचार करें। आप लोग विचार करें, 140 करोड़ भारत के लोग इस पर विचार करें। बहुत पढ़ने से बच्चा पढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जज्बात की जब बात हो, जब भावों की बात हो कि हमें देशभक्त बनना है, देश के लिए मर मिटना है? तो वो लोरियों के माध्यम से हो सकता है। उससे नेशनहुड और ब्रदरहुड से बच्चे तैयार हो जाएंगे। और नेशनहुड और ब्रदरहुड नहीं, चूंकि ये भारत देश है, इसलिए धरती माँ के लिए भी तैयार होंगे। हम खाली भारत तक अपने सीमित नहीं है, क्योंकि हमारी भूमि तो अनेकता में एकता की बात करती है। हमारी भूमि तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है कि सारी बच्चे सब माने वो लोरियों से ही वसुधैव कुटुंबकम उनको सूझने लग जाए, उनको पढ़ाने की भी जरूरत न पड़े, जरूरत ना स्कूल पड़े। की भी जरूरत न पड़े। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं, और भारत के कवियों को प्रणाम एक बार फिर से करते हुए आह्वान करता हूं कि वो ऐसी ऐसी लोरियां, अब संवैधानिक लोरियां लिखें जिसमें कुछ नहीं, वो बच्चे तैयार हो जाएं देश के लिए, मर मिटने के लिए, और धरती माँ के लिए, और वसुधैव कुटुंबकम का वो नारा लगाते हुए धीरे धीरे बड़े हो जाएं, और कर्तव्यनिष्ठ होकर जहां भी रहें, जो भी काम करें, चाहे वो घर में हो। आज परिवार नहीं बस रहा है, कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? आज आज मुकदमेबाजी सबसे बड़ा तो फैमिली का हो गया। फैमिली तो डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनी। आज 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 प्रत्येक व्यक्ति दादा का रूप ले ले, क्योंकि आज के बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों को बताने वाला कौन है रे भाई? तो वी हैव टू assume the the nature and character of our great grandfather, who were so great. Our fathers were so great, our mothers were so great, कि हम लोगों को कुछ मॉरल्स वगैरह के साथ तैयार। तो आज बच्चों को हम लोग, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा विवेकानंद हमको शिकागो की याद दिला रहे हैं। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। आज 2 साल से ये 2 लाइन मैं चाहूंगा, और भारत सरकार से मैं अपील फिर करना चाहूंगा इसमें, कि बच्चों को जो स्कूल में जो तैयारी हो, और जो खिचड़ी बांटते हुए जो मिड डे मील खिलाया जाता है, उसमें बढ़िया बढ़िया माइक लगा के बच्चों को देशभक्ति के गीत चलवा दो। अपने आप उसके कान में पड़ेंगे, बच्चे तैयार हो जाएंगे। खिचड़ी खा के वो संविधान के उद्देशिका के साथ, प्रतिज्ञाओं के साथ वो बच्चे तैयार हो जाएंगे। पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ के देशभक्ति थोड़ी आती है। वो तो एक जज्बात की चीज है, वो एक वातावरण बनता है। जैसे आज 15 अगस्त को कैसे देशभक्ति रोम रोम में हम लोगों के एकदम आ जाती है, 26 जनवरी को, तो वैसे ही हमारी प्रतिज्ञा दिवस कुछ और जोर शोर से मनाई जाए। लगे घर घर में जैसे झंडा लहराता है, उस दिन झंडा लहराए 26 नवंबर 1949 को, कि उससे बड़ा दिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों का वो प्रतिज्ञा दिवस है। और प्रतिज्ञाओं से जब तक हम तैयार नहीं होंगे, तो अनेकता में एकता कैसे आएगी? और अपने देश के प्रति एक गौरव का एहसास के लिए विवेकानंद की ये 2 लाइन, कोई भी पुस्तक बने एनसीईआरटी के द्वारा, इन 2 पंक्तियों को, इस पर विचार करें, हो सकता है हम गलत भी, लेकिन ये इन 2 पंक्तियों को जरूर लाएं। ये हमारी संविधान को व्यक्त करता है।
संविधान को इसलिए व्यक्त करता है कि वो हमें गौरव, हमें भारत के लिए गौरव क्यों हो, ये तो हमको जानना होगा। अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर गौरव कैसे होगा भारत के लिए। तो भारत को तो जाने 2 लाइन में। तो शिकागो में डंके की चोट पर विवेकानंद ने हुंकार भरा और कहा, मैं इसको बताता हूं क्या कहा। उन्होंने कहा, पहली लाइन उनकी ये थी कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू इंडिया, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन which is the mother of all religions, सारे धर्मों की जो जननी है। तो ये बच्चों को नहीं मालूम होगा तो वो बच्चे भारत के प्रति गौरव कैसे महसूस करेंगे। और दूसरी पंक्ति उनकी दूसरी पंक्ति उनकी, उन्होंने कहा, आई एम प्राउड to belong to a nation which has taught the world, जिसने विश्व को सिखाया। क्या सिखाया रे भाई, हमारे भारत देश ने क्या सिखा दिया। कहा कि टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। बहुत बड़ा चिंतन है ये। तो हमारे बच्चे बचपन से इन 2 पंक्तियों को तरह तरह से, मैं जितने भी गायक हैं आज भारत में, उनको भी आह्वान करता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि कुछ ऐसे ऐसे गीत गावें बच्चों के लिए जिसमें ये शिकागो में जो 2 लाइन जो विवेकानंद ने कहा है वो बच्चों के रोम रोम में चली जाए। भारत के नागरिक तैयार हों इन 2 पंक्तियों के साथ, कि जिसमें उन्होंने कहा, मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहूंगा, अंग्रेजी में बोला मैं, उसका ट्रांसलेशन जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें गर्व है कि हम भारत देश से हैं। और वो कहाँ कहा, दैट वाज द पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सारे दुनिया के धर्मों के धर्म रक्षक और धर्मज्ञ लोग पहुंचे हुए थे जहां, वहां उन्होंने हुंकार भरा कि मुझे गर्व है कि मैं भारत से हूं, उस देश से हूं जो सारे धर्मों की जननी है। मैं उस देश से हूं, मुझे गर्व है, जिन्होंने विश्व को सिखाया सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति, यानी सबको स्वीकार करके गले लगा लो रे भाई। वसुधैव कुटुंबकम। तो अब मैं खत्म करूंगा एक जगह और जाके। सुप्रीम कोर्ट को मैं कोट करना चाहूंगा कि सनातन कैसे है हमारा संविधान। ये मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट की 4 लाइन आई पैरा 70 में, बड़ा फेमस केस है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पीएन भगवती, उनकी लेखनी से ये निकला। उन्होंने 4 पंक्तियां कहा। पहली पंक्ति थी कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रिकॉग्नाइज्ड द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ मैन। हमारे संविधान बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू से वाकिफ थे। दूसरी लाइन, they were also conscious that a man is an embodiment of divinity. वो इस बात को भी जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति दिव्यता का अवतार है। दिव्य, ये भारत चिंतन है, क्योंकि भारत चिंतन में माया में ये शरीर दिख रहा है, पर है सब वही आत्मा और परमात्मा सबके अंदर। इसलिए कोई
एक या दो या तीन, ये अनेक दिखते हैं, पर सबके अंदर वही आत्मा परमात्मा है, वो सबके अंदर वही है जो एक है। सारे धर्मों ने रिसर्च करके यही कहा कि, और जिसको भी आभास हुआ भगवान का, कहा कि वो तो एक ही है। क्रिश्चियन में भी जिनको आभास हुआ वो कहते हैं कि नहीं, गॉड इज वन। उसी तरह से इस्लाम में भी तो जिसने भगवान को जाना वो एक ही जाना। तो एक जब वो है तो उसी के सब अंश हैं, इसलिए मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ये दूसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीसरी पंक्ति में कहा कि संविधान बनाने वाले इस बात को जानते थे कि उपनिषद में क्या कहा गया है। तो उपनिषद में क्या कहा गया है कि वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टैलिटी। हम सब अमरत्व की संतान हैं, मतलब अमर हैं। मरता शरीर है, अमर हैं, इसलिए उसके अंश जो है वो जब अमर है, वो कभी मरता नहीं, तो हम कैसे मरेंगे। तो सब आत्मा एक है। और इसी पर फिर लास्ट लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेनका गांधी इस केस में, पैरा 70 में लास्ट लाइन कि एंड देयरफॉर आवर मिशन ऑफ लाइफ इज, हमारा मिशन, लक्ष्य क्या है संविधान का। आवर मिशन ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ। परम सत्य की प्राप्ति करना ही हमारा उद्देश्य हो जाता है। हमारा संविधान इसी के लिए बना है। तो परम सत्य की जब प्राप्ति की बात करेंगे तो सनातन हो गया। सारे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के कोई परम सत्य की प्राप्ति की बात नहीं करता है। यह भारत की भूमि है, भारत का संविधान है। यहां कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं है। सब वही ईश्वर के रूप में है, सबके अंदर वो ईश्वर ही वास कर रहा है। इसलिए मानव पूजा ही ईश्वर पूजा है। यही भारत का सनातन धर्म है। जो धर्म और कोई बंधन वाला धर्म नहीं, जैसे चाहो वैसे रहो रे भाई, लेकिन खूब आनंद में रहो, ईश्वर का स्मरण करते करते जो करना है करो। यही हिंदुइज्म है। और यहां पर एक बात हमको बड़ी अच्छी याद आ रही है, जो कांग्रेस जिस समय शुरू हुई थी, उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। तो आप अगर परमिट करें तो ये मैं इसमें उन्हीं का चार्ज है। प्लीज सर, प्लीज। ये उन्हीं की तस्वीर है और इसी में कुछ पंक्तियां हैं जो शायद क्लियर नहीं होंगी। There's no future for India without Hinduism. If you leave Hinduism, you stab a knife in back of Mother India. This great religion is an indication that humanity is still alive. So we आज के इस प्लेटफॉर्म से एनी बसंत की आत्मा को बहुत शांति मिले। बड़ा प्रेरित करती है इनकी पंक्ति। शी वॉज कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो इन्होंने कहा, इसको मैं हिंदी में बताता हूं, इन्होंने कहा कि भारत का कोई भविष्य नहीं है हिंदुत्व के बिना। इन्होंने कहा कि भारत मां को हम पीछे से छुरा मारेंगे अगर इस महान धर्म जो हिंदुइज्म है उसको खत्म कर देंगे। तो आज मानव, ह्यूमैनिटी, मानवता जीवित है तो हिंदुइज्म के कारण। तो इसलिए संविधान और इसलिए बात खत्म करता हूं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा।
लेकिन बड़ा प्रेरित हुआ, कोई वाइब्रेशन है आप में भी, कोई गजब वाइब्रेशन है जो बुलवाती है, नहीं तो आदमी गूंगा हो जाएगा। सामने से वाइब्रेशन ना मिले तो आदमी बेकार हो जाता है, फिर वो गूंगा हो जाता है। इसलिए और फिर मैं सबका शुक्रगुजार हूं। और एक बात कह के मैं खत्म करना चाहूंगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यही संविधान, यही प्रतिज्ञाएं हमारी है, और यही प्रतिज्ञाओं के साथ हमारे बच्चे तैयार हों, हमारे नागरिक तैयार हों। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सेकेंडली, मैं इस प्लेटफॉर्म में ये बोलूंगी कि ये मेरा 6th एपिसोड है, और मैं सच में इसको बोलूंगी कि ये मेरा एक स्पेशल एपिसोड था, क्योंकि जनरली जैसे आपने बोला वाइब्रेशन, तो जनरली मुझे हर टॉपिक पे लोगों से कुछ पूछना रहता है और फिर वो अपने ओपिनियंस देते हैं। यहाँ मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि मैंने बस आपसे पूछा कि किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरलिंक कर सकते हैं, बस मैंने आपसे ये पूछा। आपने उसे क्लासरूम से, एक पोलराइज सोसाइटी से, एक नेशन बिल्डिंग से लेके एवरी इंडियन सिटीजन तक पहुंचा दिया, इंक्लूडिंग जो हमारे जो संगीतकार हैं, जो कवि हैं, सबको इंक्लूड कर लिया, एक सोसाइटी को इंक्लूड कर लिया, जितने भी हमारे एपेक्स कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं उसको आपने कोट किया। सो थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल डे के लिए जो ये स्पेशल एपिसोड है वो अपने में एक बहुत बड़ा ट्रू कलर है। एंड प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, फर्स्ट प्रतिज्ञा। प्रॉमिस। एंड विद दिस प्लेटफॉर्म मैं ये भी बोलूंगी कि मैंने अपने लॉ करियर की शुरुआत आपके साथ की, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने जो खूब कुछ भी आशीर्वाद, आज खूब सिखाया आशीर्वाद। है वो मैं आज आगे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, चाहे वो एकेडमिक्स हो, आईटी हो, लिटिगेशन हो, बट शुरुआत तो मेरी आपसे ही हुई थी। तो थैंक यू सो मच सर।